नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको पूर्व में जब अपनी रैंकिंग कवर कर रहा था तो बताया था कि सतत विकास लक्ष्य को हम कवर करेंगे। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नीति आयोग लेकर के इसको काफ़ी सीरियस है और ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की क्या स्थिति है और भारत के जो 17 आयामों में से 16 आयाम भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा सुझाए गए थे, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रत्येक इंडेक्सेस में भारत की क्या स्थिति है। चलिए हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने जो जितनी चीज़ें बता दी आपको जल्दी जल्दी, आपको समझ में नहीं आया होगा क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, भारत क्या अचीव करना चाहता है। देखिए, इसमें बेसिकली कहा यह गया, मैं यहाँ से ना शुरू कर करके यहाँ शुरू करूँगा। इसमें कहा यह गया कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा समस्त विश्व की एक संसद होती है। 100 यूनाइटेड नेशन के जो 195 मेंबर हैं, उन 195 मेंबरों में से जो है आपस में जाकर के इनके प्रतिनिधि एक जगह बैठते हैं, जो पूरे विश्व की नियम्स, रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने विकास के लक्ष्य को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले आया समावेशी विकास, उसके बाद आया, पहले विकास आया, उसके बाद समावेशी विकास आया, इस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है। तो यदि हम अपने देश में या अपने जहाँ पर्टिकुलरली क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार से कर सकें, उसके बारे में वहाँ पर चर्चाएं की जा रही थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो वहाँ पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने कहा और एक नियम बनाया कि 17 लक्ष्यों को यदि हम प्राप्त कर लें अपने बेहतर देश में बेहतर तरीके से, तो वो 17 लक्ष्य जो हैं हमारे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में मदद करते हैं, तो हमारा देश खुशहाल हो जाएगा और सारी इंडेक्सेस हमारे अप्रूव होने लगेंगे। अभी आपने देखा होगा ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, उसके बाद फिर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स देख लीजिए, भारत की स्थिति इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के चलेंगे तो हमारे तो विकास करेंगे ही करेंगे, साथ साथ हमारे देश की पर्यावरण, देश की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाएंगी। अब देखिए, मैं जो इसमें मुझे कंटेंट मिला हुआ है, इसमें काफ़ी कुछ हवाबाजी की गई है हमारे, लेकिन अब इसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि, और हर इसमें शब्दों को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। नीति आयोग ने 30 दिसंबर 2019 को सतत विकास लक्ष्य, सतत का मतलब ये होता है कि विकास जो है चलता रहे ऐसे, ठीक है, सतत रूप से, उसमें कमी ना आए। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के दूसरे संस्करण में, दूसरा संस्करण दूसरी पारी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी केरल इस सूची में टॉप किया। भैया देखिए, केरल चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वहाँ पर आप जनगणना की स्थिति देख लीजिए, कोई भी स्थिति देख लीजिए, केरल टॉप पर है। क्यों टॉप है? क्योंकि केरल के लोग अधिक शिक्षित हैं। जहाँ पर शिक्षा होगी तो वो लोग टॉप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण भारत आया था, सबसे ज़्यादा भारत का स्वच्छ जो शहर है वो इंदौर है, पिछले 4 सालों से टॉप कर रहा है। पहले साल जब स्वच्छ सर्वेक्षण 2015 के आसपास आया था, 2014 में घोषणा की गई थी, 15 में आया था, तो पहले साल तमिलनाडु का कोई क्षेत्र था या कर्नाटक का, उसने टॉप किया था। ठीक है, अभी बहुत पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन पिछले 4 सालों से देखा जाए तो वहाँ पर इंदौर ही टॉप कर रहा है। और सबसे शुद्ध गंगा टाउन अगर माना जाए तो वाराणसी है। ठीक है, और सबसे साफ जो है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है का अपना एक स्थान हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, उसके जनरल असेंबली के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने एक एजेंडा तैयार किया कि इसमें कहा कि 17 लक्ष्यों को यदि हम प्राप्त कर लें, सब कार्य कर लें, तो यूएन ने विश्व के बेहतर भविष्य के लिए और लक्ष्यों के महत्वपूर्ण बताया तथा वर्ष 2030 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए क्रियान्वयन की रूपरेखा सदस्य देशों के साथ तैयार किया। 17 ऐसे जो गोल्स हैं बनाया गया और उसको 2030 तक अचीव करने के लिए बताया गया कि इसको 2030 तक यदि आप अचीव कर लेंगे तो आपके देश की स्थिति बेहतर तरीके से सुधर जाएगी।
ये 17 गोल्स मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, ये देखिए यहाँ पर है, अभी मैं इस पर चर्चा करूँगा। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप अपना सूचकांक तैयार किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की गाइडलाइन देखिए होता क्या है कि जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहाँ से आया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली बनी थी तो वहाँ पर मानवाधिकार की बातें की जाने लगी, तो वहाँ पर सबसे पहले रेजोल्यूशन पास हुआ गया। वहाँ पर सभी देश, संयुक्त सदस्य देश 195 देश जो है मिल करके यूनाइटेड नेशन में कोई रेजोल्यूशन अगर पास करते हैं तो उस 195 देश मेंबर जो होते हैं वो अपने यहाँ अपनी अपनी संसद में उसको पास करवाते हैं। तो भारत ने भी ऐसा किया कि सूचकांक में जब 17 यूएन के 17 जो लक्ष्य बनाए गए थे उसमें 16 लक्ष्यों को भारत ने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए नीति आयोग को जिम्मेदारी दिया और नीति आयोग से कहा कि भैया आप देखिए ये चीज़ यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइन है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर विकास करना है। तो नीति आयोग ने पहले तो इसमें शायद 14 या 13 लक्ष्य 13 लक्ष्यों को ही शामिल किया था, लेकिन इस बार 2019 में उन्होंने 16 लक्ष्यों को शामिल कर लिया, जबकि विदित रहे कि यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 लक्ष्यों पर आधारित है। 2018 में 13 लक्ष्यों को शामिल किया था, 2019 में 16 लक्ष्यों को शामिल किया था। नीति आयोग ने के 232 सूचकांक की प्रणाली पर आधारित 100 निजी सूचकांकों पर राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा करता है, जिनमें शामिल हैं आकांक्षी एस्पिरेंट 0 से 49 में, परफॉर्मेंस कैसा है इनका 50 से 64 में, फ्रंट रनर कौन है 65 से 99 में, और अचीवर जो प्राप्त कर लिए उनको 100 नंबर है। कहने का मतलब ये है कि जो इन 16 लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आकांक्षी हैं कि इसको इम्प्लीमेंट अपने अपने राज्यों में किया जाए, उनको 0 से 49 में कहीं भी नंबर दिया जा सकता है। परफॉर्मर्स जो हों, जो शामिल हो गए हों और परफॉर्म कर रहे हों, 50 से 64 के ऊपर उनको नंबर दिया जाएगा। इसमें बेसिकली ये होता है कि राज्यों की एक रैंकिंग तय की जाएगी, तो कहीं ना कहीं राज्य में प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न होगी और ये प्रतिस्पर्धा जो है इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, उसके बाद यदि फ्रंट रनर है, आगे दौड़ में शामिल है, तो 65 से 69 में नंबर इनको दिया जाएगा और जब अचीव कर लेंगे 100 नंबर में की कैटेगरी में इनको रखा जाएगा। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद इसको मैं अलग से पर्टिकुलरली, हाँ ये देखिए जो मैंने अलग से इसको मैं चर्चा करूँगा। इसमें देखिए नो पॉवर्टी, कोई गरीबी ना हो, उसके बाद फिर जीरो हंगर, उसके बाद गुड हेल्थ, उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो, जेंडर इक्विवेलेंट हो, उसके बाद इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, ये भी इसमें हो। उसके बाद यहाँ पर एफ्लुएंस एंड क्लीन एनर्जी, एफिलियंस और क्लीन एनर्जी मिले, और ऐसे ऐसे सभी चीज़ें। इसको जब मैं बड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे देखने में समस्या हो रही है, तो इसको मैं जब बड़ा करके दिखाऊंगा तो इस पर भी चर्चा करूंगा। इसमें 17 गोलों पर बेहतर तरीके से देखने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र संघ की भारतीय शाखा और वैश्विक हरित विकास संस्थान ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट GGGI के सहयोग से तैयार किया गया है। ठीक है, इसके सूचकांक के लक्ष्य की सांख्यिकी को कार्यक्रम और क्रियान्वयन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र संघ की भारतीय शाखा, वैश्विक हरित विकास, दोनों सभी लोग मिलकर के इसको तैयार किए हैं 16 बिंदुओं पर। नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2019 के सूचकांक में केरल का 70 नंबर के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, जबकि बिहार का 50 नंबर की सूची में सबसे खराब स्थान रहा। ठीक है, तो बिहार 50 नंबर पाया, जिस कारण जो है इसका सबसे खराब स्थान रहा, और केरल 70 नंबर पाया, जो सबसे अच्छा इसका प्रदर्शन रहा। इस सूचकांक में पिछले वर्ष के मुकाबले उत्तर प्रदेश में को 55 नंबर, जहाँ के हम निवासी हैं, देख लो भैया, बिहार से 5 ही पॉइंट ऊपर हैं। कितनी शर्म की बात है यार।
और उड़ीसा को 58 नंबर, सिक्किम को 65 नंबर। गुड, बहुत अच्छी बात है, प्रदर्शनों के सबसे अधिक सुधार देखने को मिले हैं। तो ये उत्तर प्रदेश भी सुधार पे आ रहा है। हालांकि इतनी बड़ी आबादी, भारी भरकम 22 करोड़ की आबादी जो है उत्तर प्रदेश लेकर के चल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने यकीन मानिए कि यदि इसका आबादी कम होता तो सबसे बेहतर और सबसे आगे उभरता हुआ राज्य निकलता है, लेकिन अब इतनी बड़ी फर्टिलाइज एरिया है तो ऑब्वियसली जो है वो जनसंख्या तो बढ़ेगी। इस सूचकांक में 69 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु 67 अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन है? केरला। दूसरे स्थान पे 69 नंबरों के साथ जो है हिमाचल प्रदेश। तीसरे पे तमिलनाडु और केरला, सब तमिलनाडु और तेलंगाना 67 नंबर पा करके तीसरे स्थान पे, केरला फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 55वें स्थान पे, इसको याद रखिएगा। सिक्किम 65वें स्थान पे और उड़ीसा 58वें स्थान पे है। भुखमरी से मुक्ति और लैंगिक समानता के क्षेत्र में लगभग सभी राज्यों का प्रदर्शन खराब रहा है। ठीक है, भुखमरी सब जगह समस्या है और लैंगिक समानता को भी देखा जाए तो वो भी समस्याएं हैं। इन क्षेत्रों में भारत को राष्ट्रीय स्तर पर 100 में से क्रमशः मात्र 35 और 42 अंक ही प्राप्त हुए। तो भुखमरी में 35 अंक प्राप्त हुए हैं भारत के, और जो लैंगिक असमानता उसमें 42 नंबर प्राप्त हुआ, जो कि बहुत खराब स्थिति है। और ये चीज़ यकीन मानिए, मैं आप इस समय वीडियो बना रहा हूँ, आज इसमें 26/8/2020 है और सुबह लगभग 8:30 हो रहे हैं। कोविड-19 महामारी 2020 में अपना प्रकोप फैला रही है। यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश की इतनी भारी भरकम जनसंख्या होने, कितने लोग बेचारे खाने के लिए मर रहे हैं। जो मिडिल क्लास था वो सर्वाइव करने में उसको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो दिक्कतें तो हैं ही हैं। इसमें सरकार के जो कम पढ़े लिखे लोग जो IAS IFS बन गए हैं वो लॉकडाउन कर रहे हैं। लॉकडाउन में अब सोच लीजिए कैसे करने की प्रक्रिया है। एक दिन शनिवार इतवार में रविवार को बंद किए थे, यहाँ पर रविवार को इतवार कहा जाता है, तो शनिवार और रविवार को इसको बंद करते हैं। ठीक है, आप 2 दिन बंद कर दिए, अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो 5 दिन चल रहा था उसमें भी नए नियम अभी हाल ही में बनाया गया है कि 1 नंबर दुकानों को दिया जाएगा और 2 नंबर दिया जाएगा। 2 दिन 1 नंबर खुलेगा और 2 दिन 2 नंबर खुलेगा और 1 दिन सभी खुलेंगे। बताओ भैया, खोल ही रहे तो सभी खोल दो। अब समस्या तो एक बार आनी ही है, लोग सामान उतने ही लेने आएंगे, तो दुकानदारों को क्यों परेशान कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो ये हैं और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और बढ़ भी जाएगा तो आप कर क्या पाओगे? सभी 16 क्षेत्रों में भारत को संयुक्त रूप से 60 अंक प्राप्त हैं। ठीक है, संयुक्त अगर एवरेज देखा जाए 16 क्षेत्रों में तो भारत को 60 अंक प्राप्त है। पिछले वर्ष इसी श्रेणी में भारत को 57 अंक प्राप्त है। 2018 में 57 अंक और 2019 में 60 अंक। देखिए, यदि आप इसको अभी समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक हुई और उस बैठक में सभी राष्ट्र जो 195 मेंबर कंट्री हैं उन्होंने तय किया गया, एक रेजोल्यूशन पास किया कि यदि अपने देश में विकास करना है तो हमें विकास करने के लिए एक 16 जो है पैरामीटर्स हैं उसको जो है मान करके 17 जो पैरामीटर्स हैं उसको मान करके चलना पड़ेगा। और इन 17 पैमानों को जो मानेगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्थिति को प्राप्त कर जाएगा और विकास भी करेगा। देखिए, सतत विकास का बेसिक तात्पर्य ये है कि आप विकास भी करिए, साथ साथ अपने पर्यावरण, अपने लोगों की समस्याएं को देखते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, जिससे कि लोगों के जीवन में भी उसका गलत दुरुपयोग न हो और आप विकास की चरम सीमा तक पहुंच भी जाएं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी के लिए 17 पैमाने बनाए गए। इसमें भारत ने 2018 में 13 मानकों को प्राप्त किया था, मतलब 13 मानकों को अचीव करके चल रहा था और 2019 में 16 मानकों को उसने एडॉप्ट कर लिया। और विदित रहे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत में नीति आयोग की देखरेख में रहता है। नीति आयोग एक गैर लाभकारी संस्था है जो भारत के संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ये जिस प्रकार से योजना आयोग बनाया गया था उसी प्रकार नीति आयोग बनाया गया। बेसिकली इसको आप एक थिंक टैंक कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के इस प्रदर्शन का कारण नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छता के क्षेत्र में हुई प्रगति है। अभी आदरणीय मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और इसमें काफ़ी उन्होंने मेहनत किया। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। भारत का लक्ष्य है कि हम 165
गीगावाट जो है विद्युत जो है अनवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जिसका रिन्यूएबल हो जाए, रिन्यूएबल एनर्जी से हम प्राप्त करेंगे। और इसमें 100 गीगावाट हम सोलर पावर से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सोलर के क्षेत्र में बाकी 65 में विंड एनर्जी और सब एनर्जी सभी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो चीज़ आप जानते रहिएगा कि 165 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, और इसमें भारत इसी को अचीव करने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील है और इंटरनेशनल लाइन का गठन किया, काफ़ी मेहनत भारत ने किया हुआ है। शांति और न्याय तथा सशक्त संस्थानों में 72वां स्थान भारत को प्राप्त है। सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा 70 स्थान प्राप्त है। और आदि क्षेत्रों में भारत सफल हुआ है। भारत असफल कहाँ पे हुआ है? भारत भुखमरी के क्षेत्र में और महिलाओं के इक्वलिटी को लेकर असफल हुआ है। भुखमरी में भारत का 40वां स्थान है, जबकि अनइक्वालिटी में मतलब महिलाओं में उसमें शायद 46वां स्थान है। यहाँ पर ये देखिए ऊपर, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देखिए 35वां और 42वां, 35वां भुखमरी है और 42वां जो है ये महिलाओं की जो नौकरी में हो या कोई भी संस्थान हो या घर में हो, जो उनके साथ जो भेदभाव लैंगिक असमानता दिखाई दे रही है, ठीक है, उसी के कारण है। कमेंट लाइन में बताइएगा कि भारत का लिंग अनुपात कितना है संपूर्ण भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरे SDG, दूसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भुखमरी से मुक्ति में राज्यों का प्रदर्शन में ह्रास देखने को मिला है। केरल, गोवा एवं पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 50 से कम अंक प्राप्त हैं। देखिए भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसको याद करिएगा। तो 22 राज्यों की दशा वर्तमान में जो है वो भुखमरी को लेकर के डिस्टर्बेंस हुई है। मिजोरम में 67 अंक प्राप्त है, नागालैंड में 70 अंक, अरुणाचल प्रदेश में 66, सिक्किम में 66। तो आप सारी चीज़ों को देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 5वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लैंगिक समानता के क्षेत्र में सभी राज्यों का प्रदर्शन बहुत ही खराब है। ठीक है, केवल जम्मू कश्मीर में 53 और हिमाचल प्रदेश में 52 तथा केरला में 51 को छोड़कर सभी राज्यों में आंकड़े में 50 से नीचे हैं। ठीक है, यह गणना J&K के राज्य के विभाजन से पूर्व की है। ठीक है, इस सूचकांक में महिला के खिलाफ अपराध, महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव तथा गर्भधारण से संबंधित स्वास्थ्य में कमी के देखभाल को देखा गया। आज भी देखिए, जहां आप जाइए, आप जान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति को कोई जानवर काट उठ ले रहा है तो उसके लिए इलाज की सही व्यवस्था नहीं है। हम इतने अपने आप को इतना चाँद पर भेजने वाला या फिर मंगल ग्रह पर भेजने वाले भारत की परिकल्पना को दिखाते हैं, तो एक तरफ यहाँ मेडिकल फैसिलिटी की देखकर धज्जियाँ उड़ाने वाले लोगों को हम देख करके हंसी आती है। क्या हंसे यार, हंसना भी, रोना भी नहीं आ रहा है, ना हंसना आ रहा है। क्या करें, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि देश की इतनी दशा खराब है। ये घूसखोर लोग जो है पूरे के पूरे देश को लूट ले रहे हैं। इसके साथ ही महिला के आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण तथा इन क्षेत्रों में उनके लिए नेतृत्व के अवसरों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब कोई महिला नेता नहीं है तो विशेष ध्यान दिया गया है। पहले सुषमा स्वराज वगैरह थे तो अच्छा भारत की रैंकिंग जाती थी, लेकिन वर्तमान में पितृसत्तात्मक स्थिति ज़्यादा देखने को मिल रही है। भारत का असमान लैंगिक अनुपात 896/1000 है। ठीक है, तो भारत का असमान लैंगिक अनुपात इस समय 896/1000 है। कार्य क्षेत्रों में केवल 17.5% महिला की भागीदारी है और 3 में से एक महिला का वैवाहिक उत्पीड़न के मामलों में को देखा जाए तो इस खराब प्रदर्शन का कारण माना जा रहा है। वैवाहिक उत्पीड़न भी उनके साथ हो रहा है। 6ठे SDG में स्वच्छ जल और सफाई, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गई है। बेहतर प्रदर्शन का श्रेय स्वच्छ भारत मिशन को जाता है। यद्यपि इसका एक कारण यह भी है कि इसके लक्ष्य के 7 संकेतकों में से 4 शौचालय और स्वच्छता से जुड़े हुए थे, जबकि एक सुरक्षित और साफ पेयजल से संबंधित था।
दिल्ली को छोड़कर सभी के शायद प्रदेशों में इस सूचकांक में 65 से अधिक अंक प्राप्त हुए। दिल्ली का प्रदर्शन स्वच्छता के मामले में बहुत खराब रहा। सरकार की घर घर बिजली और भोजन पकाने के लिए एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, इसमें बेसिकली ब्यूटेन पाया जाता है, ब्यूटेन गैस इसमें पाई जाती है। योजनाओं के 7वें एसडीजी लक्ष्य सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को बेहतर प्रदर्शन करने का कारण माना जा रहा है। एलपीजी वाला जो मैंने बताया था, मुझे कहीं ना कहीं इसमें देखिए बहुत पहले मैंने पढ़ा था, इसमें मीथेन CH4 के बारे में मैंने पढ़ा था, तो आप इसको देख लीजिएगा कि मीथेन है कि ब्यूटेन है, भूलता रहता है। CH4 में भी हो सकता है इसका। इस रिपोर्ट के आंकड़े यूएन की एसडीजी योजना में भागीदारी के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इस वार्षिक आकलन को पीछे नीति आयोग के 2 उद्देश्य हैं। पहला, एसडीजी की प्रगति में राज्यों की स्थिति का आकलन करना। दूसरा, इसके माध्यम से राज्यों के मध्य विकास की दिशा में प्रतिस्पर्धा और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। इस रिपोर्ट के उद्देश्य देश के वैश्विक स्तर के विकास के लिए राजनीतिक चर्चा, निर्धारण और उनके क्रियान्वयन का बढ़ावा देना। रिपोर्ट का एक अन्य उद्देश्य राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को उनके विकास के मार्ग में बाधाओं की पहचान कर प्राथमिकताओं को उनके चुनने में सहायता के साथ राज्यों के आपसी सहयोग के लिए प्रेरित करना। निष्कर्ष क्या है इसका? तो यूएन की एसडीजी योजना के अनुसार 2020 की शुरुआत के साथ ही हम कार्रवाई के दशक डिकोड ऑफ एक्शन में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में राज्य स्तर पर अपनी कमियों की जानकारी का उस अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन में सतत विकास लक्ष्य प्राप्त सूचकांक आंकड़ों में बहुत ही मददगार साबित होंगे। एसडीजी के लक्ष्यों के अतिरिक्त ये भी आंकड़े केंद्र और तथा राज्य सरकारों के समक्ष वर्तमान भारत में वास्तविक छवि प्रकट करते हैं, जिसके अनुरूप ही सरकारों को भविष्य की योजनाओं और क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करनी होगी। देखो यार, ये आज आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, भूलते हैं, पढ़ते हैं, भूलते हैं। ये काम निरंतर चल रहा है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इस प्रकार से पढ़ाई करें कि सारी चीज़ें क्लियर हों। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बातें हो रही हैं, लेकिन यकीन मानिए काफ़ी कुछ लोगों को पता ही नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, विकास क्या होता है, सतत विकास क्या होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि मैं आज आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश किया और मैं समझाने में सफल हुआ हूँगा। यदि नहीं हुआ हूँगा तो आप इसको मैं और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, मेरा ये उद्देश्य है कि अधिकांश लोगों को मेरे इस वीडियो से लाभ मिले। ठीक है, तो हम फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।